नमस्कार दोस्तों, नायक करियर क्लासेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 जून 2021 और आज हम 11 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विकल्प है ए चित्रा भगत, बी विनीता जोशी, सी रमा नागपाल और डी स्फूर्ति प्रिया। तो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को स्फूर्ति प्रिया को भारत में अपना शिकायत अधिकारी ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है, तो फेसबुक को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। According to the new government guidelines, social media companies with over 50 lakh users have to appoint a grievance officer, nodal officer and a chief compliance officer। यानी कि उन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को जिनके उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक होगी, उन्हें भारत में निवास कर रहे 3 व्यक्तियों को क्रमशः शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि जो शिकायतें की जाएंगी उनका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना होगा। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या है। ये क्या करेंगे? ऑल 3 पर्सोनल विल हैव टू बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। इनको भारत का निवासी होना आवश्यक है। फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपॉइंटेड परेश बिलाल एज द ग्रीवेंस ऑफिसर। फेसबुक के द्वारा ही, अब जानते हैं आप कि व्हाट्सएप भी फेसबुक की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो व्हाट्सएप ने भारत के निवासी परेश बिलाल को अपना शिकायत अधिकारी कुछ दिनों पहले नियुक्त किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड गूगल हैड शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन देयर कंप्लायंस ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन विथ द गवर्नमेंट ऑन मई 29। तो देखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने अपने अपने शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और कंप्लायंस ऑफिसर की सूचना भारत सरकार को 29 मई को उपलब्ध करा दी है। 2 days आफ्टर द न्यू IT रूल्स किक्ड इन एक्शन। यानी कि यह कानून लागू होने से 2 दिन के अंदर ही फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप ने अपने अपने शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की सूचना भारत सरकार को उपलब्ध करा दी है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सही हुआ। अब आगे देखिए, इसमें और है कुछ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव टू पब्लिश द नेम एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर ऑन देयर वेबसाइट सो दैट यूजर्स कैन इजीली रीच आउट टू देम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने शिकायत अधिकारी का नाम अपनी वेबसाइट पर शो करना होगा, दिखाना होगा, जिससे कि आम यूजर अपनी शिकायत, अपनी समस्या को उन तक पहुंचा सके। द ग्रीवेंस ऑफिसर हैज़ आल्सो बीन टास्क्ड विथ इंश्योरिंग दैट द कंप्लाइंट इज एक्नॉलेज्ड विद इन 24 आवर्स। और उस ग्रीवेंस ऑफिसर को उस शिकायत को 24 घंटे के अंदर देखना होगा एंड प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 15 डेज।
24 घंटे के अंदर उनको शिकायत का संज्ञान लेना होगा और 15 दिन के अंदर उस शिकायत का निस्तारण कराना होगा। ठीक है। एंड एनी ऑर्डर, नोटिस और डायरेक्शन इश्यूड बाय द अथॉरिटीज। ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि कैबिनेट अपॉइंटिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट, ACC अपॉइंटिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? ए माइकल पात्रा, बी एम राजेश्वर राव, सी महेश कुमार जैन और डी रविशंकर। तो हाल ही में कैबिनेट की अपॉइंटिंग कमेटी ने महेश कुमार जैन, MK जैन, महेश कुमार जैन जो कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं और जिनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसको। MK जैन, महेश कुमार जैन RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का कार्यकाल 21 जून 2021 को पूरा करेंगे, यानी कि 21 जून 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब वे 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। 2 साल का कार्यकाल बढ़ जाने से 22 जून से फिर से नया कार्यकाल मिलेगा उनको और अगले 22 जून 23 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। तो उनके अलावा और कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं? रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो देखिए इसमें माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रविशंकर ये RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। तो RBI के बारे में थोड़ा सी जानकारी और ले लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई। कब किया गया? ब्रिटिश राज में। उस समय अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। तो ये मुख्य कार्य हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है और ये हैं MK जैन, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उधार एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली संचालित करने वाले स्टार्टअप भारत पे ने किस वैश्विक खेल संस्था के साथ ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफार्म पर 2023 तक साथ देने का समझौता किया है? ए BCCI, बी फीफा, सी ICC और डी विंबलडन। सही उत्तर है इसका सी ICC। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भारत पे ने 2023 तक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफार्म पर साथ देने का समझौता किया है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझते हैं। उधार और डिजिटल भुगतान स्टार्टअप भारत पे ने घोषणा की है कि उसके और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बीच 3 साल के लिए, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार भारत पे 2023 तक ICC के सभी इवेंट्स में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफार्म पर ICC का साथ देगा तथा इसी के साथ वह इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करेगा। ठीक है। इन वेन्यू मतलब जहां पर आयोजित किया जाएगा खेल, वहीं इसके द्वारा आयोजित किए जाने जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं वो जिसमें वह ICC का साथ देगा, उसके लिए देखिए
आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साउथहैम्पटन यूके में 2021 में होगी। पुरुषों का T20 विश्व कप भारत में 2021 में होगा। पुरुषों का T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होगा। महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में 2022 में होगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज में 2022 में होगा। महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में 2022 में होगा और पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत में 2023 में होगा। ठीक है, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यह 2023 में आयोजित की जाएगी। भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये अश्नीर ग्रोवर हैं। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत पे की स्थापना 2018 में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जिम्बाब्वे की किस लेखिका ने पेन पिंटर पुरस्कार जीता है? ए नियोमी नताशा, बी ट्सिट्सी डेंगरेम्बगा, सी एमिलिया रोड्रिग्स और डी जेसी हाना। तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे की लेखिका पेन पिंटर इनका नाम है ट्सिट्सी डेंगरेम्बगा, इन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार जीता है। अब देखिए यही इनकी फ़ोटो है, यही ट्सिट्सी डेंगरेम्बगा हैं, इनका फ़ोटो है। इनके देखिए आगे भी इनको बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इनका नाम बुकर पुरस्कार के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में हरारे में इनको गिरफ्तार भी किया गया था, भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए। इनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन एमिड्स टाइम्स ऑफ अपहीवल, इसके लिए इनको पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। और इनकी पुस्तक दिस मॉर्नेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अभी देखिए ऊपर भी एक नियुक्ति समिति थी, ACC ने, अपॉइंटिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? तो विकल्प है ए GN वाजपेयी, बी अशोक कुमार, सी MR कुमार, डी शक्तिकांत दास। तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी MR कुमार। MR कुमार के कार्यकाल में विस्तार किया गया है, किसके द्वारा? कैबिनेट की अपॉइंटिंग कमेटी के द्वारा। अब नए कार्यकाल के तहत श्री कुमार 13 मार्च 22 तक अपने पद पर बने रहेंगे। आगामी 30 जून 2021 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। LIC के चेयरमैन बने हैं, तो LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC की स्थापना, LIC माने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का ये लोगो है और LIC का जो ध्येय वाक्य है योग क्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेमम वहाम्यहम, ये LIC का लोगो है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय फुटबॉलर ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 के स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त किया? तो विकल्प हैं इसके, ए भाईचुंग भूटिया, बी सुनील छेत्री, सी प्रदीप शर्मा, डी अशोक सावंत। सही उत्तर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने हाल ही में लियोनेल मेसी को, जो गोल करने का जो स्ट्राइक है रेट है उसके मामले में, यानी इस मामले में उन्होंने लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सुनील छेत्री ने देखिए
2022 फीफा विश्व कप और 2023 के AFC एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनका स्ट्राइक रेट 103 का है। तो पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। सुनील छेत्री ने भारत को विश्व कप क्वालिफायर में 6 साल बाद जीत दिलवाई है। वो विश्व फुटबॉल के ऑल टाइम टॉप 10 में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो किस भारतीय फुटबॉलर को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है? तो सुनील छेत्री को जाना जाता है। ये देखिए सुनील छेत्री की फ़ोटो है, ये सुनील छेत्री हैं, सुनील छेत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ICC एलीट पैनल ने किसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की देखरेख के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया है? ए क्रिस ब्राड, बी जवाहगल श्रीनाथ, सी रोशन महानामा और डी है माइकल स्लेटर। तो क्रिस ब्राड को ICC एलीट पैनल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसके रेफरी के रूप में, रेफरी यानी कि उस मैच में नियमों वगैरह का पालन कराने के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया है। ICC एलीट पैनल ने रेफरी क्रिस ब्राड को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की देखरेख के लिए नियुक्त किया है। यह मैच 18 जून से साउथहैम्पटन के एजिस बाओ स्टेडियम में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि ICC एलीट पैनल के रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ ऑन फील्ड अंपायर होंगे, यानी ये 2 लोग अंपायरिंग करेंगे उस मैच में। अब ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ICC जो है ये पूरे विश्व में क्रिकेट की नियामक संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है। ICC के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। ICC के CEO हैं मनु साहनी और ICC का मुख्यालय पहले लॉर्ड्स लंदन में हुआ करता था, लेकिन अब यह मुख्यालय दुबई में UAE में बना दिया गया है। ICC का पहले नाम हुआ करता था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 तक यह नाम था, नहीं 1965 में यह नाम रखा गया था और 1987 में नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, ये है ICC का लोगो। अगला प्रश्न है 8वां। असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? ए देहिंग पेटकाई, बी मानस, सी हेमिस्थाई, डी सोहगी बरवा। तो देखिए देहिंग पटकाई मानस, तो सही उत्तर है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम सरकार ने घोषित किया है। मानस ये भी असम का ही है वन्यजीव अभयारण्य। हेमिसाई जो है यह जो जम्मू कश्मीर में है और सोहगी बरवा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। देहिंग पटकाई को जान लेते हैं। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी और अब यह राष्ट्रीय उद्यान माना जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। आगे यह क्षेत्र हुलाक गिब्बन, हाथी, स्लो लोरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, ढाक डियर, स्लॉथ बियर तथा लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफ़ेद पंख, असम का जो राज्य पक्षी है सफ़ेद पंख वाली बत्तख का घर है। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। ठीक है, मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि एमपी में 9, अंडमान और निकोबार में 9 और उसके बाद असम में 7। असम के गवर्नर जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव में विजय पाने के कारण इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, वीरेंद्र सहवाग ने अभी हाल ही में किस नाम से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट शुरू की है? www.learncricket.com, B www.crickboz.com, C है www.playcricket.com और D है www.crickguru.com। तो सही उत्तर है विकल्प डी, www.crickguru.com नाम से वीरेंद्र सहवाग, जो भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने एक कोचिंग वेबसाइट शुरू की है। अब देखिए इसमें क्या होगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक गुरु नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। क्रिक गुरु भारत की पहली AI इनेबल्ड यानी आर्टिफिशियल इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है और यह वेबसाइट है www.crickguru.com। ये हैं भारत के पूर्व क्रिकेट बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। अब देखिए इस वेबसाइट पर क्या होगा। इस पर हर खिलाड़ी के लिए कोचिंग टिप्स वीरेंद्र सहवाग द्वारा पूर्व भारतीय खिलाड़ी तथा भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच संजय बांगर के साथ, जो 2015 से 19 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रहे, के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर AB डिविलियर्स, ब्रेट ली, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, ड्वेन ब्रावो और जोंटी रोड्स जैसे दुनिया के 30 दिग्गज खिलाड़ी और कोच मास्टर क्लास के माध्यम से युवा खिलाड़ियों के क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। साथ ही ये सभी अपना अनुभव भी साझा करेंगे, जिससे नए खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपेट अभ्यास का कौन सा संस्करण 9 जून 2021 से शुरू हुआ है? 31वां, 33वां, 34वां अथवा 35वां? तो भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का यह 31वां संस्करण है। 31वां संस्करण 9 जून 2021 से आरंभ हुआ है। ठीक है। यह देखिए, यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना भाग ले रही है, तो अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू भाग ले रहा है, तो वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना और HTMS क्राबी जो उनका पोत है वह भाग ले रहा है। कोरपैट के बारे में जानते हैं। कोरपैट अभ्यास दोनों नौसेनाओं को भारत और थाईलैंड के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जा रहा है। कोरपैट नौसेनाओं के बीच एक दूसरे को समझने और सहयोग का निर्माण करता है और इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड यानी गैर सूचित और नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने का उपाय विकसित करता है। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बाहत। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का पहला सेट किस देश से प्राप्त करेगी? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इजराइल। सही उत्तर है इसका ये बी अमेरिका से प्राप्त करेगी। ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों MH-60 का पहला सेट अमेरिका से प्राप्त करेगी।
क्योंकि अमेरिका जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को नौसेना को सौंपने के लिए तैयार है। तो किस नौसेना को? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी को। भारतीय पायलटों का पहला जत्था भी हेलीकॉप्टरों के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका पहुंच गया है, जो अगले साल जुलाई में भारत पहुंचेगा। यानी कि 1 साल से अधिक समय तक वो रहेगा, उसके बाद भारत आएंगे लोग। प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारों के बीच सौदे पर फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर या सौदे पर हस्ताक्षर किए। अब इस रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये है उसकी फ़ोटो रोमियो हेलीकॉप्टर की। जो 24 रोमियो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, मल्टी मोड रडार इसमें लगा है, नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेलफायर मिसाइलों, टारपीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस होंगे। हेलीकॉप्टरों को फ्रिगेट, विध्वंसक, क्रूजर और विमानवाहक से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलीकॉप्टरों को पनडुब्बियों का शिकार करने के साथ साथ जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। भारत और अमेरिका तीनों रक्षा बलों की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को भी अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तो खरीदे ही जा रहे हैं, उसके अलावा तीनों रक्षा बलों की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन भी भारत खरीद रहा है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 12, बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। ए इक्वाडोर, बी बुल्गारिया, सी अल सल्वाडोर, डी अल्जीरिया। सही उत्तर है इसका अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन जो मुद्रा है, आभासी मुद्रा को लीगल टेंडर वैध मुद्रा का दर्जा प्रदान कर दिया है। और इस तरह वह लीगल टेंडर बना करके बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यानी कि अन्य किसी देश ने बिटकॉइन को देश की लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं बनाया है। बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिनों में कानून बन जाएगा। अल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकतर प्रेषण रिमिटेंस पर निर्भर करती है, यानी कि बाहर पैसा भेजना। इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने देश भेज सकते हैं या अपने घर भेज सकते हैं। तो बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। यह देश के अंदर वित्तीय समावेशन, निवेश, पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास लाएगा, ऐसा अल सल्वाडोर का मानना है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, मुद्रा US डॉलर है और राष्ट्रपति हैं नईब बू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लंदन स्थित संस्था क्वैक्यूरेली साइमंड्स क्यूएस ने विश्व की सर्वोच्च 400 यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है, अभी हाल ही में जारी की है। इसमें भारत के कितने संस्थानों ने अपना स्थान बनाया है? ये 6, B 7, C 8, D 9। तो कुल 8 संस्थानों ने 400 में से भारत के 8 संस्थानों ने अपना स्थान बनाया है। अभी भारत के कौन कौन से संस्थान हैं? भारत के कुल 8 संस्थान, जिसमें 5 IITs हैं। IIT मुंबई को 177वां रैंक मिला है, IIT दिल्ली को 185वां और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को 186वां रैंक मिला है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और यह पिछले 10 वर्षों से विश्व की
नंबर 1 संस्था बनी हुई है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी हुई है MIT। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा रैंक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा रैंक और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को इसमें चौथी रैंक प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गुजरात के किस कस्बे को देश के प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? यानी कि उस कस्बे के अंदर, उस शहर के अंदर अब पेट्रोल और डीजल से संचालित कोई भी वाहन नहीं चलेगा, न तो रहेगा। तो यह है केवड़िया, गांधीनगर, सूरत, भरूच। सही उत्तर है इसका केवड़िया। गुजरात के नर्मदा ज़िले के अंदर एक कस्बा है केवड़िया, तो वहाँ उसी कस्बे के अंदर जो नर्मदा नदी बह रही है, जो साधु बट द्वीप है, वहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो मूर्ति लगाई गई है, ऊंची बड़ी मूर्ति, वह भी उसी केवड़िया कस्बे के अंदर लगाई गई है। ठीक है, तो वही सरदार पटेल के जो मूर्ति का देख रेख करने वाला जो ट्रस्ट है, उसी ने जो है यह जारी किया है कि अब केवड़िया कस्बा जो होगा वह इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली सिटी बन जाएगा और इस तरह यह देश का पहला कस्बा हो जाएगा, पहला शहर बन जाएगा। केवड़िया गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है, पूर्णतः इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली सिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर स्थित है। यह है सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, देखिए कितनी विशाल प्रतिमा है इनकी। भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी नीलोत्पल बसु, सी मोहन धीर और डी अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ठीक है, यानी कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अब आज का प्रश्न, असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और जो सबसे सुंदर कमेंट होगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा, उसको बताया जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।